हेलो स्टूडेंट्स, मैं रानू अग्रवाल। मैंने पहले 2 प्रीवियस वीडियोस अपलोड किए हैं डिमांड के ऊपर, थ्योरी ऑफ डिमांड पार्ट 1 और पार्ट 2। ये डिमांड का थर्ड पार्ट है। इसमें हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। मांग की लोच क्या होती है, उसको इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, किस तरह से उनकी मेज़रमेंट की जाती है, वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे मेज़रमेंट की जाती है, ये हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या मांग की लोच देखते हैं क्या होता है। मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझने के लिए पहले हम लोग रिकॉल करते हैं कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ डिमांड का। लॉ ऑफ डिमांड या मांग का नियम क्या कहता है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है उसकी मांगी गई मात्रा में कमी होती है, और वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मांगी गई मात्रा बढ़ती है। लॉ का नियम क्या, डिमांड का नियम क्या बताता है? ये केवल इतना बताता है कि वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मांगी गई मात्रा बढ़ती है और कीमत में वृद्धि होने पर मांगी गई मात्रा में कमी होती है। ये सिर्फ इनके प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के इन्वर्स रिलेशनशिप को बताता है, लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बताता है कि कीमत में कितना परिवर्तन होने पर मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन हो रहा है। ये मेजर करता है परिवर्तन को, कि कितना परिवर्तन मीन्स प्राइस में चेंज होने पर डिमांड किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को फार्मूलेशन किया था एल्फ्रेड मार्शल ने। इन्होंने सबसे पहले ये वाला कॉन्सेप्ट दिया था, एल्फ्रेड मार्शल ने। अब हम देखते हैं कि किस तरह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव साइन होता है। नेगेटिव साइन इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इन्वर्स रिलेशन होता है। मतलब यदि प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी, यदि प्राइस घट रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमेशा नेगेटिव साइन दिखाई देता है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? हम इसे इस तरह से निकालेंगे कि नई क्वांटिटी माइनस ओरिजिनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नई प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस। इस तरह से ये कुछ इस फॉर्म में आ जाता है, जहाँ पर डेल क्यू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को बता रहा है और क्यू ओरिजिनल क्वांटिटी को बता रहा है, डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। डेल पी जो है वो चेंज इन प्राइस को बता रहे हैं। डेल्टा का यूज़ हम लोग स्मॉल चेंज के लिए करते हैं, तो यहाँ पर Q1 माइनस क्यू जो है वो स्मॉल चेंज को बता रहा है एक्चुअली, इसलिए यहाँ पर हम लोग डेल्टा का यूज़ स्मॉल चेंज के लिए कर रहे हैं। तो फाइनली ये हो जाता है डेल क्यू माइनस डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू पी बाई क्यू। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पर डेल क्यू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को बता रहा है, क्यू ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड को बता रहा है, डेल पी चेंज इन प्राइस को बता रहा है, पी ओरिजिनल प्राइस को बता रहा है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड द रेशियो, ये कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बता रहा है, और ये जो रेशियो है ये हमेशा नेगेटिव होता है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या क्या तरीके हैं जिससे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 तरीके हैं जिनसे हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र कर सकते हैं। पहला है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा है प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड, और तीसरा है ज्योमेट्रिक मेथड। नेक्स्ट है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करते हैं। हम लोगों ने अभी मेजरमेंट का केवल मेथड देखा है। इन मेथड्स को यदि हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इन तीनों मेथड्स को हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे, इस मेथड को समझेंगे। अभी हम यहाँ पर देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पहला फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट्स। जब भी किसी वस्तु के क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल रहेंगे तब उस वस्तु की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा रहेगी। इलास्टिसिटी ज़्यादा रहेगी, मोर इलास्टिक होगा वो, या फिर इलास्टिक होगा।
तो क्यों होगा ऐसा? जैसे किसी मार्केट में चाय और कॉफ़ी दोनों अवेलेबल है, दोनों एक दूसरे के सब्सटीट्यूट्स हैं। तो जब चाय की कीमत बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि कॉफ़ी की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, और जब चाय की कीमत कम होगी तो कॉफ़ी की क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। मतलब एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर दूसरी वस्तु की मांगी गई मात्रा में बहुत परिवर्तन हो रहा है, अधिक परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब क्लोज सब्सटीट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल हो, उसके प्रतिस्थापन अवेलेबल हो, तब यहाँ पर इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ता की आय किस तरह से प्रभावित करती है? तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर दोनों ही स्थितियों में इलास्टिसिटी को प्रभावित करती है। या तो इनकम कंज्यूमर की ज़्यादा हो या फिर बहुत कम हो। जब बहुत ज़्यादा इनकम होगी किसी कंज्यूमर की तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके पास इतने पैसे हैं कि यदि कीमत बढ़ भी जाती है तो भी वह उसे खरीदने में सक्षम होगा, तो उसकी मांगी की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जबकि यदि कोई उपभोक्ता गरीब है, उसके पास लिमिटेड पैसे हैं, तो वो अपनी आवश्यकता की ही वस्तुएं खरीद रहा होता है। तो ऐसे में यदि कीमत परिवर्तित हो जाती है तो वो कोई एक्स्ट्रा गुड्स तो खरीद नहीं रहा है जो वो मांगी गई मात्रा को कम कर देगा। तो इसलिए तब भी जब उसकी आय कम होगी, बहुत कम होगी, तब भी वस्तु की मांगी गई मात्रा में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जो कंज्यूमर की आय है, या हायर इनकम लेवल हो या फिर बहुत लोअर इनकम का लेवल हो, तब इनलास्टिक होती है डिमांड। थर्ड पॉइंट है लग्जरियस वर्सेस नेसेसिटीज, विलासिता की वस्तुएं और आवश्यक वस्तुएं। विलासिता की वस्तुओं के केस में जो डिमांड होती है, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, वो लोचदार होती है, इलास्टिक होती है। मतलब वस्तु की कीमत में थोड़ा परिवर्तन उसकी मांग में अधिक परिवर्तन ला देता है। जबकि आवश्यक वस्तुओं के संदर्भ में ऐसा नहीं होता है। आवश्यक वस्तुओं के संदर्भ में यदि कीमत थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, ज़्यादा और कम होती है, तो जो उपभोक्ता हैं वो उसकी मांगी गई मात्रा में उतनी कमी नहीं लाते। तो नेसेसिटीज की केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस होती है, और लग्जरियस गुड्स के केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा होती है। फोर्थ पॉइंट है प्रपोर्शन और टोटल एक्सपेंडिचर स्पेंट ऑन द प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी उपभोक्ता अपनी आय का कितना भाग व्यय करता है, ये डिपेंड करता है, ये इंपॉर्टेंट होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए। यदि उपभोक्ता अपनी आय का अधिक भाग उस वस्तु को खरीदने के लिए एक्सपेंड करता है तो उसकी इलास्टिसिटी अधिक होगी। और यदि उपभोक्ता अपनी आय का बहुत छोटा सा भाग किसी वस्तु को खरीदने के लिए व्यय करता है तो उस समय उस वस्तु के लिए उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस होगी। फिफ्थ पॉइंट है नंबर ऑफ यूजेस ऑफ द कमोडिटी। उस वस्तु की कितनी विभिन्न उपयोगिताएं हैं, यह बात भी प्रभावित करती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, कि यदि एक वस्तु की बहुत सारी उपयोगिताएं हैं तो उस स्थिति में उसकी इलास्टिसिटी अधिक होगी, और जब वस्तु की उपयोगिताएं कम है तो इस स्थिति में उसकी इलास्टिसिटी अधिक होगी। सिक्स्थ है टाइम पीरियड। यदि कोई वस्तु जल्दी खराब होने वाली है तो उसकी मांग की लोच कम होगी, और यदि वस्तु ड्यूरेबल है तो उसकी मांग की लोच अधिक होगी। जैसे कोई भी चीज़ है जल्दी खराब होने वाली है तो व्यक्ति उसको संग्रहण करके नहीं रखना चाहेगा, चाहे उसकी कीमत कितनी भी कम हो जाए, वो उसकी मात्रा में बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में उसकी इलास्टिसिटी कम होगी। और जो वस्तु ड्यूरेबल है तो उसकी कीमत में कमी होने पर लोग उसको ज़्यादा संग्रह करके रख सकते हैं, तो इसलिए उसकी मांग बढ़ जाएगी। तो इस स्थिति में इलास्टिसिटी ज़्यादा हो जाएगी। अब हम देखते हैं डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, कौन कौन से टाइप के इलास्टिसिटी होते हैं। तो पहला है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, दूसरा इनइलास्टिक डिमांड। तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में ईडी इक्वल्स टू 0 होता है। दिस अकर्स व्हेन टू अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इस केस में परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि जब प्राइस बढ़ती है तो प्राइस के बढ़ने से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी भी कीमत बढ़ती जाए या घटती जाए, उसकी मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। इस केस में ईडी इक्वल्स टू 0 होता है। सेकंड है इनइलास्टिक डिमांड।
इन इलास्टिक डिमांड के केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि प्राइस में जितना परिवर्तन होगा उसकी तुलना में मांगी गई मात्रा में कम परिवर्तन होगा। यदि परसेंटेज चेंज प्राइस में हो रहा है 10% का, मतलब कीमत में 10% परिवर्तन हो रहा है, तो मांगी गई मात्रा केवल 5% ही परिवर्तित होगी। तो इसे कहेंगे हम इनइलास्टिक डिमांड की, जहाँ पर कीमत में अधिक वृद्धि हो रही है पर मांगी गई मात्रा में उससे कम परसेंट में वृद्धि कमी हो रही है। थर्ड है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में यहाँ पर कीमत में जितना परिवर्तन होगा उतना ही उसकी मांगी गई मात्रा में भी परिवर्तन होगा। यदि कीमत में 10% का परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ पर मांगी गई मात्रा में भी 10% का परिवर्तन होगा। तो ये नॉर्मल गुड्स के केस में होता है, यहाँ पर ED = 1 होता है। फोर्थ होता है इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड में ED की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करती है। यहाँ पर जितनी कीमत में जितना परिवर्तन हो रहा है उससे अधिक मात्रा में क्वांटिटी में परिवर्तन हो रहा है। यदि कीमत 5% कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड 10% बढ़ जाएगी। यदि कीमत 5% बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड 10% लेस हो जाएगी। मतलब जितना परसेंट प्राइस का बढ़ रहा है या कम हो रहा है उससे अधिक क्वांटिटी कम हो जाएगी या फिर बढ़ जाएगी। तो ये लग्जरियस गुड्स के केस में होता है। फिफ्थ है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में कीमत में परिवर्तन हो ना हो, वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता जाता है। मतलब यदि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो भी वस्तु की मांगी गई मात्रा बढ़ती जा रही है। यहाँ पर ED = होता है। अब हम इन सभी का, इन पांचों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखेंगे। इसमें ED = 0 जब ED = 0 है तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि प्राइस बढ़ता जा रहा है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड वही का वही है। ED > 1 के केस में यहाँ पर ED में जितना परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर प्राइस में जितना परिवर्तन हो रहा है उससे कम परिवर्तन हमको क्वांटिटी डिमांडेड में दिखाई दे रहा है। ED = 1 के केस में देखते हैं y एक्सिस पे प्राइस है और x एक्सिस पे क्वांटिटी है। यहाँ पर जब प्राइस में यदि 10% चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी में भी उतना ही परिवर्तन 10% दिखाई दे रहा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं ED यहाँ पर जितना परिवर्तन कीमत में हो रहा है उससे अधिक परिवर्तन क्वांटिटी डिमांडेड में हो रहा है। तो इस तरह से ED > 1 होगा। और लास्ट केस यहाँ पर प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी डिमांडेड में परिवर्तन होता जा रहा है। तो ऐसे केस में ये कहलाएगा इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ED = होगा यहाँ पर। अब इन सभी का हम लोग इंडिविजुअल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड सबसे पहले देखते हैं। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने क्वांटिटी को दिखाया है, वाई एक्सिस पे हम लोगों ने प्राइस को दिखाया है। जब प्राइस P थी तो क्वांटिटी डिमांडेड Q थी। जब प्राइस P1 हो गई मतलब लेस हो गई तो भी क्वांटिटी डिमांडेड में कोई फर्क नहीं पड़ा। जब प्राइस P2 हो गई तो भी क्वांटिटी डिमांडेड में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये हर बार Q ही है। तो इस तरह से जब प्राइस में कितनी भी कमी हो या कितनी भी वृद्धि हो, क्वांटिटी डिमांडेड में जब कोई फर्क नहीं पड़ता है तो इसे परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं। यहाँ पर ED = 0 होता है। नेक्स्ट है इन इलास्टिक डिमांड। यहाँ पर ED बिलोंग्स टू 0 to 1। इस केस में देखते हैं हम लोग, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे पहले जब कीमत P थी तो क्वांटिटी डिमांडेड Q थी। अब जब कीमत कम होकर P1 हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड Q1 हो गई। तो ये जो चेंज हो रहा है यहाँ पर ग्राफ में हम लोग देख सकते हैं कि जितना परिवर्तन हमको P में दिखाई दे रहा है उतना बड़ा परिवर्तन हमको Q में नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब P में अधिक परिवर्तन हुआ है और Q में कम परिवर्तन हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जब कीमत 10% बढ़ रही है और क्वांटिटी डिमांडेड केवल 5% बढ़ रही है तो इस स्थिति को इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं। यहाँ पर ED लाइज बिटवीन 0 to 1।
नेक्स्ट है यूनिट इलास्टिक डिमांड। यूनिट इलास्टिक डिमांड में यहाँ पर एक्स एक्सिस में क्वांटिटी, वाई एक्सिस में प्राइस। शुरू में प्राइस पी थी, क्वांटिटी डिमांडेड क्यू थी। अब प्राइस घट के P1 हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ के Q1 हो गई। तो ये जो चेंज है P से P1 का और Q से Q1 का जो चेंज है, ये दोनों चेंज बराबर होगा। इस स्थिति में यूनिट इलास्टिक डिमांड होता है, जहां पर ED इक्वल्स टू 1 होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलास्टिक डिमांड। यहाँ पर ED लाई करता है 1 से इन्फिनिटी के बीच में। मीन्स यहाँ पर शुरू में हम लोग देखते हैं कि प्राइस थी P और क्वांटिटी थी Q, इतनी क्वांटिटी और इतना प्राइस। फिर जब प्राइस कम होके P1 हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड Q1 हो गई। पर यहाँ पर देखिए ये जो चेंज है Q से Q1 का चेंज और P से P1 का चेंज, हमको ग्राफ से पता चल रहा है कि P से P1 के चेंज से ज़्यादा बड़ा है Q से Q1 का चेंज। तो यहाँ पर जो डिमांड कर्व होगा वो स्टीपर होता है, ज़्यादा स्टीपर होता है। तो इस केस में यदि प्राइस 5% कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड 10% बढ़ जाएगी। तो इसे इलास्टिक डिमांड कहते हैं। यहाँ पर ED जो है वो 1 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है। लास्ट है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये डिमांड कर्व है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। और परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में डिमांड कर्व वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। तो यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में ED इक्वल्स टू इन्फिनिटी होगा और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। यहाँ पर प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, पर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है या फिर घट रही है। तो ये इस पर क्वांटिटी पर प्राइस का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसे हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो इस वीडियो में इतना ही, इस लेक्चर में इतना ही। होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो मेजरमेंट के 3 मेथड्स हैं, उन मेथड्स को किस तरह से, उन मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स के साथ में हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।